हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पुनः आईसीआर नेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। डेली हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आज दो क्वेश्चन ले रहे हैं और दोनों क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। पहला क्वेश्चन जो है ये सेक्स लिंकेज पे डिपेंड है और दूसरा क्वेश्चन जो है ये डीएनए के केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये हम चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करेंगे। और पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाइट आई कलर इन फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला इज एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव टू रेड आई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्हाइट आई कलर है ड्रोसोफिला में ये सेक्स लिंक है और ये रेड आई जो कलर है उससे रिसेसिव है। मतलब व्हाइट आई जो होगा ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा जबकि रेड जो होगा वो डोमिनेंट होगा। तो हम जो है यहाँ पे स्मॉल W से बना लेते हैं व्हाइट कलर को और कैपिटल R से बना लेते हैं रेड को। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ व्हाइट आइड फीमेल आर क्रॉस्ड, व्हाइट आइड फीमेल जो है इनको क्रॉस किया जा रहा है। ये हमने फीमेल बना लिया और व्हाइट आइड फीमेल हमने जो है इस तरीके से बना दिया। XX होंगे व्हाइट आई फीमेल में, XX होंगे और उस पर जो हमने जीन बना लिया WW। अब देखिए क्रॉस टू रेड आइड मेल्स, रेड आइड मेल्स से क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा और यहाँ पे Y हो जाएगा। ये हमने जो है क्रॉसिंग बना ली। इसके बाद देखिए कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज फीमेल ऑफस्प्रिंग विल हैव व्हाइट आई। तो ये पूछा जा रहा है कि अब इसकी जो प्रोजनी आएगी उसमें कितने प्रोपोर्शन में जो है व्हाइट आइड वाली फीमेल हमको मिलेंगी। व्हाइट आइड वाली फीमेल्स का परसेंटेज कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये XX क्रोमोसोम है, व्हाइट आई के लिए जीन है इस पे। यहाँ पे अगर गैमीट बनाने की बात करें तो एक ही तरीके का गैमीट बनेगा और यहाँ पे दो तरीके के गैमीट बनेंगे। और ये अगर हम इसका फ्यूजन करा दें ये आ जाएगा और दूसरा जो है फ्यूज होकर के क्या बना लेगा, ये इससे फ्यूज करेगा तो ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, फीमेल है क्योंकि इसके पास क्या है XX क्रोमोसोम है तो ये फीमेल है। और यहाँ पे देखिए डोमिनेंट जीन जो है कैपिटल R आया हुआ है, मतलब ये कैसी होगी फीमेल, रेड आई वाली होगी। ये फीमेल जो है रेड आई वाली होगी और ये जो मेल है यहाँ पे चूंकि Y क्रोमोसोम है और ये क्या होगा, मेल होगा। तो ये मेल के पास क्या है, केवल W जीन है तो यहाँ पे ये मेल जो होगा ये व्हाइट आई वाला मेल हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि व्हाइट आइड वाली फीमेल ऑफस्प्रिंग कितनी होंगी। तो क्या आपको कोई जो है व्हाइट आई वाली फीमेल ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो ये सेक्स लिंकेज पे बेस्ड जो है क्वेश्चन था। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हमने आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए जो जीन्स होते हैं वो X क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे ड्रोसोफिला में जो व्हाइट आई के लिए जो जीन्स है ये X क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। और ये क्रिस क्रॉस इंटेंसिव करते हैं, जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये क्रिस क्रॉस इंटेंसिव करते हैं। क्रिस क्रॉस इंटेंसिव मतलब क्या है कि पहले मेल से ये फीमेल में जाएंगे और फिर फीमेल से जो है मेल में जाएंगे, डायरेक्टली मेल से मेल में नहीं ट्रांसफर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो व्हाइट आइड फीमेल का प्रोपोर्शन रहेगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि 100% जो है रेड आई वाली फीमेल यहाँ पे बनेगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 40% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म DNA इज ग्वानिन देन एडेनिन वुड बी। तो एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसके जो DNA उसका जो DNA है उसमें 40% जो है ग्वानिन है। जो DNA है उसमें 40% क्या है, ग्वानिन है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एडेनिन कितनी परसेंट होगा। तो ये चारगाफ का जो रूल है इस पे आधारित ये क्वेश्चन है। चारगाफ रूल को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चारगाफ रूल क्या कहता है इसको समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए जो है ये जो न्यूक्लिक एसिड है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है इसको जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जो जेनेटिक मटेरियल है ये मीस्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया 1871 में मीस्चर ने डिस्कवर किया। लेकिन इन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया, इसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। अल्टमान ने 1889 में इसको जो है न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, इसको जो है
न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए होता है और आरएनए होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। इसके बाद जो है चारगाफ नाम के वैज्ञानिक जो है आएंगे और वो जो है कुछ रूल बताएंगे डीएनए के संदर्भ में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चारगाफ नाम के जो है वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि डीएनए में क्या क्या चीज होती है, एक तो फास्फेट ग्रुप होता है H3PO4 होता है, और पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, और इस शुगर में 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन जो है कम होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है या फिर शुगर पाई जाती है। तो एक तो हो गया H3PO4, दूसरा हो गया पेंटोज शुगर, और तीसरा जो है यहाँ पे पाया जाएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो 3 चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। जब देखिए नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ये जो मिलते हैं तो इसको ये बनाते हैं एक यूनिट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये जुड़े होते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जब इसी न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 जुड़ जाता है, H3PO4 जुड़ जाता है तो ये बना लेता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना लेता है भाई, न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, इससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये चीज हमने समझ लिया। अब इसी के रिगार्डिंग जो है चारगाफ ने जो है कुछ रूल बताए थे कि डीएनए में क्या क्या चीजें होती हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इन्होंने बताया था। तो इन्होंने बताया कि जो डीएनए है इसमें 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, एक तो प्यूरिन, दूसरा पाइरिमिडिन, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग होता है, जबकि पाइरिमिडिन जो होता है इसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। अब प्यूरिन में देखिए एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा, और पाइरिमिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन होगा। तो चारगाफ ने बताया कि जो डीएनए है इसमें ए हमेशा टी से पेयर करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और सी जो है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जी से पेयर करेगा। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताई कि जो ए होगा ये टी के बराबर होगा, मतलब जो ए का अमाउंट होगा वो टी के अमाउंट के बराबर होगा, और जो सी का अमाउंट होगा वो जी के अमाउंट के बराबर होगा, और जो प्यूरिन होगा ये पाइरिमिडिन के बराबर होगा। हालांकि जो ए प्लस टी है ऑब्लिक सी प्लस जी है, ये जो रेशियो है ये वेरी कर सकता है, जो रेशियो है ये वेरिएबल रहेगा। ये कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ए प्लस टी और सी प्लस जी जो रेशियो रहेगा ये वेरिएबल रहेगा। अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चारगाफ ने जो है इतनी चीजें बताई। चारगाफ ने जब इतनी चीजें बताई इसके बाद जो है 2 वैज्ञानिक और आए, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। रोजालिन फ्रैंकलिन ये फीमेल थी, ठीक है, और ये विल्किंस जो है ये मेल थे। तो इन 2 साइंटिस्टों ने, इन 2 वैज्ञानिकों ने जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक्स रेज जो है, जो एक्स किरणें हैं, इनको जब डीएनए पे डाला गया तो जो ये किरणें हैं ये एक प्रकार से डिफ्रैक्शंस होगी, मतलब ये स्प्रेड आउट हो गई, और एक जैसे सपोज दैट यहाँ पे सपोज दैट ये डीएनए है और यहाँ पे हमने जो है एक्स रे जो है बीम यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो किरणें हैं ये जो है इस तरीके से स्प्रेड आउट होकर के यहाँ पे लगा दी गई जो है फिल्म, यहाँ पे एक फिल्म लगा दी गई, और इस फिल्म के लिए यहाँ पे लगा दिया गया डिटेक्टर, यहाँ पे लगा दिया गया डिटेक्टर, और इस डिटेक्टर के मदद से जो है यहाँ पे एक जो है फोटोग्राफ जो है बन करके आ गया, यहाँ पे एक फोटोग्राफ बन के आ गया जिसको सॉफ्टवेयर की मदद से जो है करेक्ट करके जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख लिया गया। तो इसमें इन्होंने जो है देखा, विल्किंस और फ्रैंकलिन को जो है इसमें जो डीएनए दिखा ये मल्टी स्टैंडर्ड दिखा, जो डीएनए दिखा ये मल्टी स्टैंडर्ड दिखा। तो इनका एक अनुमान ये रहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये मल्टी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है, एक चीज ये दिखा। दूसरी चीज इनको जो है ये पता चली कि जो डीएनए का डायमीटर होता है ये अप्रॉक्स 22 एंगस्ट्रॉम का होता है,
जो डीएनए का डायमीटर इनको दिखा वो अप्रॉक्स 22 एंगस्ट्रॉम का दिखा। और इन्होंने देखा कि कुछ जो है ग्रुप्स हैं डीएनए में, जो है ये सपोज डीएनए है, तो इन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे ये मान लीजिए ए और टी जुड़ रहा है, सी और जी जुड़ रहा है, तो ये एक प्रकार से इन्होंने कहा कि इस तरीके से ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और इन्होंने कहा जो डीएनए है इसमें कुछ रिपीटेड यूनिट पाई जा रही है। रिपीटेड यूनिट पाई जा रही है मतलब जो ए और टी और सी और जी है ना, ये इस तरीके से, जब सपोज दैट यहां से डीएनए इस तरीके से राउंड हो गया, तो एक तो ये हेलिक्स जो है कंप्लीट हो गया, मतलब एक राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से जो है सेम चीज रिपीट हो रही है। तो यही चीज ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक हेलिक्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस हेलिक्स की जो कुल लंबाई इन्होंने बताई, ये बताई 34 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने बताया कि इस हेलिक्स में जो है, या फिर इस पिच में 10 बेस पेयर होंगे, 10 जो है बेस पेयर होंगे। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ए टी से जुड़ रहा है, सी जो है जी से जुड़ रहा है, तो इस तरीके से 10 बेस होंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी और 34 एंगस्ट्रॉम का जो है टोटल पिच होगा। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा ही नहीं बताई गई, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो है ये इन्फॉर्मेशन बताई गई। इन्होंने केवल ये बताया कि 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है इन ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस होती है और 34 एंगस्ट्रॉम ये पिच की जो है लंबाई होती है, और जो डायमीटर होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये चीज इनके द्वारा बताई गई। अच्छा, अब देखिए विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा ये कंक्लूजन निकाले गए। इससे पहले चारगाफ ने कुछ रूल बनाए, तो इन सारे कंक्लूजन को कलेक्ट करके जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है दिया गया 1953 में। 1953 में जो है वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रस्तुत किया, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। तो इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इस तरीके से सपोज दैट यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है ठीक है। तो अब इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंड, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक स्टैंड ये हो गया और दूसरा स्टैंड ये हो गया। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है? इनमें जो है अपोजिट केमिकल पोलैरिटी पाई जाती है। अपोजिट केमिकल पोलैरिटी पाई जाती है। अगर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। 5 प्राइम पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे फास्फेट होगा और 3 प्राइम पे क्या होगा? शुगर होगा। 5 प्राइम पे फास्फेट और 3 प्राइम पे शुगर। यहाँ पे शुगर है तो यहाँ पे फास्फेट, यहाँ पे फास्फेट है तो यहाँ पे शुगर। तो ये कैसा होगा? एंटी पैरेलल होगा। इसमें केमिकल अपोजिट केमिकल पोलैरिटी जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताई कि यहाँ पे जो पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग जो होती है, जैसे ए जो है हमेशा किससे पेयर करेगा? टी से। सी जो पेयर करेगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जी से पेयर करेगा। तो यहाँ एक स्पेसिफिक जो है बेस पेयरिंग होती है जिसके वजह से जो है ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ए हमेशा टी से पेयर करेगा, सी हमेशा जी से पेयर करेगा। तो ये जो ए है ये टी से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, सी जो है जी से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है इसमें इन्होंने कहा कि शुगर फास्फेट बैकबोन होगी। जैसे यहाँ पे हमने कहा 5 प्राइम पे क्या होगा? फास्फेट होगा, फिर यहाँ पे शुगर, फिर यहाँ पे फास्फेट, फिर यहाँ पे शुगर, फिर यहाँ पे फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर। इस तरीके से शुगर फास्फेट बैकबोन होगी। और ये जो शुगर फास्फेट बैकबोन है ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो जुड़ी होगी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो 3 तरीके के बॉन्ड हो गए। एक तो जो यहाँ पे शुगर फास्फेट बैकबोन है, न्यूक्लियोटाइड है, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। और ये जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड के बीच में बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो कैसे पाए जा रहे हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जा रहे हैं। 3 तरीके के बॉन्ड आपको जो है, हालांकि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होते हैं यहाँ पे, नहीं तो इस तरीके से जो है आपको बॉन्डिंग जो है यहाँ पे दिखेगी। अब देखिए इसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि ये जो आपको बेस पेयरिंग दिख रही है
ये जैसा कि हमने आपको बताया, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सपोज दैट ये जो एक टर्न जो है कंप्लीट जो होगा, इस तरीके से जो एक टर्न कंप्लीट होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिच। जो डीएनए का स्ट्रैंड है एक टर्न जो कंप्लीट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। और इस पिच की जो लेंथ होगी, ये बताया गया इनके द्वारा जो है 32 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने बताया कि एक पिच में जो है 10 बेस जो है नाइट्रोजन बेस जो है पाए जाएंगे। मतलब ये बेस पेयरिंग जो होगी, ये 10 बेस पेयर जो है यहाँ पे पाए जाएंगे। ए जो है टी से पेयर कर रहा है, सी जो है जी से पेयर कर रहा है, इसके बाद अगेन हो सकता है सी जी से पेयर कर रहा हो। तो इस तरीके से 10 पाए जाएंगे। और इन दोनों बेस पेयरिंग के बीच में, बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का जो है अंतर रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम 3.4 को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34 जो है एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पिच की लंबाई होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। और इन्होंने बताया कि ये जो डायमीटर है डीएनए की, ये जो पूरी गर्थ है, ये कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम की होगी। तो इस तरीके से जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया। जबकि इस पे काम जो है काफी अदर वैज्ञानिकों ने जो है पहले से कर रखा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि चारगाफ ने भी जो है कुछ वर्क किया, उसके बाद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने काम किया। तो काफी सारे डेटा जो है कलेक्ट हो गए थे। इसके बाद जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वाटसन एंड क्रिक का रूल आपको समझ में आ ही गया है कि चारगाफ रूल आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे जो ए होगा ये हमेशा टी के बराबर होगा और सी जो होगा हमेशा जी के बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखना है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्वानिन है, ग्वानिन का अमाउंट दिया गया है 40%। तो ग्वानिन का अमाउंट जब 40% दिया गया है तो भाई साइटोसिन का अमाउंट भी कितना हो जाएगा, 40%। तो देखिए 80% टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 80% कंपोजिशन हो गया। केमिकल कंपोजिशन बचा कितना, 20%। 20% केमिकल कंपोजिशन बचा। तो अब 20% में देखिए 10% ये हो जाएगा और 10% ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एडेनिन जो है कितना होगा, तो एडेनिन जो है यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।